नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। इस बार का विधानसभा चुनाव 2019 के आम चुनाव के बाद से सबसे बड़ा सियासी मुकाबला माना जा रहा है। खेल की भाषा में कहें तो 2022 के चुनाव सेमीफाइनल की तरह हैं, जिसमें हार या जीत से ही पता चलेगा कि 2024 के फाइनल्स में यानी 2024 के आम चुनाव में जीत का दावेदार कौन होगा। इसका मतलब ये भी है कि 2024 में भी बीजेपी केंद्र की सत्ता में रहेगी या नहीं, ये काफी हद तक इन चुनाव में तय हो जाएगा, क्योंकि इस बार जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें यूपी भी शामिल है। पिछले बार तो मोदी लहर पर सवार होकर यूपी की सत्ता बीजेपी ने आसानी से हथिया ली थी। उससे पहले राम मंदिर अभियान छेड़ने के बावजूद उसे यहाँ आने का मौका नहीं मिल रहा था। सपा और बसपा, इन दोनों दलों का सिक्का यूपी में चलता था। उनसे पहले कांग्रेस भी थी, लेकिन फिर कांग्रेस ने अपनी गलतियों का नुकसान सत्ता से लगभग 30 साल दूर रहकर उठा लिया है। इस बार कांग्रेस फिर से नए जोश के साथ मैदान में उतरने तैयार है। प्रियंका गांधी की रणनीतियों ने वैसे कांग्रेस को काफी हद तक मजबूत कर दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने लायक ताकतवर हुई है या नहीं, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस कांग्रेस को विपक्षी दलों ने धूल में मिला समझ लिया था, उसने साबित कर दिया कि धूल झाड़कर फिर से चुनाव की रेस में हिस्सा लेने की कुवत अभी उसमें खूब बची है। दरअसल जनता ही कांग्रेस की असली ताकत है। इस ताकत को जब कांग्रेस ने भुला दिया तो वो सत्ता से बाहर हो गई। अब वापस जनता से जुड़ा हुआ है तो ताकत भी मिलनी शुरू हो गई है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी भी सत्ता के मद में आकर ये भूल गई थी कि उसे अपने परिवार और प्रदेश दोनों को एक साथ संभालना था। लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव ने शायद मुगालता पाल लिया था कि उनके पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी है, तो इसके साथ उन्हें जनता का विश्वास भी हासिल हो गया है। लेकिन भैया जी इस बात को भूल गए कि जनता अपने नेता की हर एक बात को काफी करीब से देखती और परखती है। आप कितनी अच्छी साइकिल चलाते हैं या कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, इसकी जगह जनता का ध्यान इस पर रहता है कि आप अपने परिवार के साथ कैसे रहते हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच कुर्सी की खींचातानी जनता से छिपी नहीं थी। सैफई कुनबे में दरार देखकर जनता ने सपा को ही सत्ता से बाहर कर दिया। इधर बसपा के हाथी की चाल भी जनता के पल्ले नहीं पड़ रही थी कि वो हाशिए के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है या फिर उन्हें अपनी किस्मत के साथ कुचलने के लिए छोड़ रहा है। लोगों ने यह भी देखा कि हाथी भी तिलक तराजू और तलवार वालों के साथ ही है, तो बसपा को भी सत्ता में आने का जनादेश नहीं मिला। लेकिन बीजेपी ने सपा, बसपा और कांग्रेस की इन कमजोरियों का खूब लाभ उठाया। मोदी नाम का मैजिक उस वक्त काम कर ही रहा था। उस पर हिंदू मुसलमान की खाई के बीच सत्ता कैसे हासिल की जाती है, ये हुनर भी बीजेपी से ज्यादा किसे आता है। तो बस श्मशान और कब्रिस्तान या फिर कसाब जैसे जुमले तो चुनाव में चला ही गए। जब भारी बहुमत हासिल हो गया तो बीजेपी ने फिर उग्र हिंदुत्व का शासन करना ही ठीक समझा। उस वक्त यूपी में मुख्यमंत्री पद की आस लगाए सारे लोग एक किनारे हो गए और गोरखपुर से आदित्यनाथ योगी लखनऊ आ गए। बीजेपी के लिए केंद्र में फायर ब्रांड नेता मोदी थे, तो राज्य में उनका साथ देने के लिए योगी थे। इन दोनों के बीच अमित शाह तो हैं ही। तो इस तरह पिछले 5 सालों से मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी ने यूपी में बीजेपी की पैठ मजबूत करने का काम किया। राम मंदिर बनना शुरू हो गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन गया, मथुरा में हिंदुत्व की चिंगारी सुलगाई जा चुकी है और इसके साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बाकी काम भी किए ही जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी इस बात को भूल गई कि जनता ने धर्म बचाने के नाम पर बीजेपी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन उसके साथ ये उम्मीद भी थी कि सरकार जनता को भी बचाएगी। बीजेपी ने मूर्तियों में तो प्राण प्रतिष्ठा खूब की, लेकिन जीते जाते लोग जब बेजान हो रहे थे तब उनकी परवाह नहीं की। कोरोना की दूसरी लहर का खौफ अभी जनता के मन से गया नहीं है। अब इस बीच तीसरी लहर आ गई है और इसके साथ ही जनता के बीच दोबारा जाने का समय भी आ गया है, यानी चुनावों की घोषणा हो चुकी है। विपक्षी दल तो पहले ही अपनी रैलियों और सभाओं में कोरोना के दौरान सरकार की ओर से की गई लापरवाही, बेतहाशा बढ़ चुकी महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ती बेरोजगारी और ठप होते उद्योग धंधों पर सवाल उठा ही रहे थे। अगर वो जनता के बीच अब भी पहुंचते तो योगी सरकार से यही सारे सवाल किए जाते। पिछले 5 सालों का हिसाब किताब रखने उन्हें कहा जाता, मगर चुनाव आयोग के कारण बीजेपी को अभी राहत मिल गई है। दरअसल कोरोना के कारण इतिहास में पहली बार डिजिटल प्रचार से चुनाव होंगे और बीजेपी की आईटी सेल कितनी तगड़ी है ये तो सब जानते हैं। डिजिटल माध्यम से जनता से सीधे संवाद का अनुभव बीजेपी के पास पहले से ही काफी है। वैसे भी कोरोना के बाद से ही यानी 2 साल से बीजेपी डिजिटल अभियानों की तैयारी कर रही थी।
जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उससे पहले भी पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान वर्चुअल रैलियों के लिए 8000 LED का इस्तेमाल किया था। अब यही सारे संसाधन यूपी और बाकी राज्यों में लगाए जाएंगे। बीजेपी के करीब 8000 कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है और यूपी में बीजेपी की तैयारी काफी तगड़ी है। बताया जा रहा है कि पूरे राज्य को 2000 संभागों में विभाजित किया गया है। रणनीति के मुताबिक बीजेपी उन लोगों पर ध्यान देगी जो इसकी सामाजिक योजना के लाभार्थी रहे हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र को 5 मंडलों में विभाजित किया गया है और हर मंडल में 20 से 25 IT कार्यकर्ता हैं। वैसे भी फिजिकली प्रचार में भी बीजेपी पहले ही बढ़त बना चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही 250 से अधिक रैली कर चुके हैं। सीएम योगी समेत बीजेपी के बाकी वरिष्ठ नेताओं ने भी 19 दिसंबर से शुरू हुई पार्टी की जन विश्वास यात्राओं के दौरान रोड शो के साथ साथ 350 से अधिक जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी यूपी के दर्जन भर से अधिक जिलों का दौरा कर ही चुके हैं। मोदी जी ने 20 अक्टूबर को कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरे के साथ यूपी अभियान की शुरुआत की थी। उसके बाद सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, महोबा, झांसी, बलरामपुर, शाहजहांपुर, नोएडा, कानपुर और लखनऊ, इन सब का दौरा वो कर चुके हैं। उनकी आखिरी जनसभा 2 जनवरी को मेरठ में हुई, जहां उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। इधर सपा में अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल ही रहे थे। सपा के सहयोगी दलों ने पिछले 3 महीनों में 7 अलग अलग जनसभाएं की और विभिन्न जिलों में बैठकें की हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के विभिन्न हिस्सों में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के साथ लड़कियों और महिलाओं के लिए मैराथन का आयोजन किया। अब तक ये मैराथन मेरठ, झांसी, लखनऊ और बरेली में आयोजित हुआ, लेकिन उसके बाद ये इसे रद्द करना पड़ा क्योंकि कोरोना आ गया। वैसे अमेठी की राहुल और प्रियंका की यात्रा काफी हिट रही, लेकिन अब कांग्रेस को भी डिजिटल प्रचार में ही अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। बसपा में छाया सन्नाटा इस बार चर्चा का विषय है। बसपा सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करने अब तक बाहर नहीं निकल पाई और अब डिजिटल प्रचार का नियम आ गया। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव SC मिश्रा ही एकमात्र पार्टी नेता हैं जिन्होंने अब तक पूरे राज्य में जिला स्तर पर सभी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और जनसभाओं में सम्मेलन आयोजित किए हैं, लेकिन बहन जी की आवाज मंच पर अभी तक सुनाई नहीं दी। तो ये नजर आ रहा है कि बीजेपी ने डिजिटल प्रचार में बढ़त तो हासिल कर ली, इसके साथ ही अब सांप्रदायिक कार्ड भी बीजेपी ने खुले ही रखे हैं। इसका एक उदाहरण हाल ही में योगी जी के एक और बयान से मिला है। एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण वोटों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में सीएम ने कहा, चुनाव इससे कहीं आगे बढ़ चुका है, अब ये चुनाव 80 बनाम 20 का है। तो ये जो 80 बनाम 20 का आंकड़ा योगी जी ने कहा है वो करीब करीब उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात से मेल खाता है। हालांकि योगी जी ने यह भी कहा है कि जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ हैं और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं, गुंडों और माफियाओं का साथ देते हैं वो 20% विपक्ष के साथ है। मगर फिर भी 80 और 20 का ये जो रेशियो योगी जी ने बोला है ये लग रहा है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए ही है। अब भले योगी जी ने 80 और 20% का फर्क इस तरह बताया है, लेकिन जनता तो सब जानती ही है और शायद वो नेता भी ये सब समझ रहे हैं जो इस वक्त बीजेपी छोड़कर जाने में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में भगदड़ मची है, गोवा में मंत्री जी ने बीजेपी छोड़ दी और अब यूपी में भी हाल बुरा ही है। बदायूं विधानसभा के विधायक राधाकृष्ण शर्मा ने बीजेपी छोड़कर सपा की साइकिल की सवारी कर ली है। इधर पिछले हफ्ते बहराइच की बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा भी सपा में आ चुकी हैं। तो चुनाव आते आते इस तरह के और दल बदल देखने मिल सकते हैं जिनमें सभी दलों को कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुमत का दावा करने वाली बीजेपी के लिए ये भगदड़ जो है वो भारी पड़ सकती है। खैर, अब मतदान की तारीखें घोषित हो चुकी हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि 7 चरणों के मतदान में यूपी में बीजेपी कितने कदम आगे निकलती है या फिर कितना पीछे फिसलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।